Hello students, today we discuss about the general principles of mental health nursing। आज आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लास में जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स के बेस पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में काम किया जाता है, उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे। आप लोगों को पता है मेंटली इल पेशेंट जो होता है उसका बिहेव नॉर्मल नहीं होता। मेंटली इल पेशेंट का बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता। तो जब भी एक साइकियाट्रिक नर्स मेंटली इल पेशेंट के साथ काम करती है तो उसको किन किन प्रिंसिपल्स के बेस पर वर्कआउट करना होता है या कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बेस पर उसको बिहेव करना होता है, वो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पर वो मेंटली इल पेशेंट के साथ काम करती है। तो वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आज आप लोग इस टॉपिक में पढ़ोगे। Following principles are general in nature and form guideline for emotional care of a patient. These principles are based on the concept that each individual has an intrinsic dignity and has potentiality to grow. इन प्रिंसिपल्स के बेस पर आप ये जानोगे कि जो भी पेशेंट होता है उस पेशेंट के साथ आप किस गाइडलाइन के साथ काम करोगे उसकी इमोशनल केयर देने के लिए। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की, जिसे आप मेंटली इल पेशेंट कहते हो, हर एक इंडिविजुअल की एक इंट्रिंसिक डिग्निटी होती है। अपने आप को पर्सन अपनी एक डिग्निटी मेंटेन रखता है। उस डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए और अपने को ग्रो अप करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो पर्सन को अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने के लिए मान्य हैं। तो आप 12 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, 12 ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके बेस पर मेंटली इल पेशेंट को नर्सेस के द्वारा केयर प्रोवाइड करवाई जाती है और उन प्रिंसिपल्स को जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। सबसे फर्स्ट वन अपन पढ़ेंगे इसमें जनरल प्रिंसिपल्स में, पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का वो है पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज। पेशेंट आपको जैसा भी मिले, जिस पेशेंट की भी आप केयर कर रहे हैं, मेंटली इल पेशेंट की, वो जैसा भी है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन्स एक्सेप्टिंग मीन्स नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस कन्वे द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड एंड केयर्ड। मीन्स आप उसको जज नहीं कर सकते ये ऐसा है या ये वैसा है। नॉन जजमेंटल रहना चाहिए आपको पेशेंट के लिए, क्योंकि जब आप नॉन जजमेंटल रहेंगे तो पेशेंट को एक फीलिंग आएगी लव और केयर की। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन कंप्लीट परमिसिवनेस बट सेटिंग ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर टू कन्वे टू हिम द रेस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स कि जो पेशेंट है उसको जजमेंट नहीं करना है, बट एक्सेप्टेंस से मीन्स ये नहीं है कि जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी रिक्वायरमेंट आपके द्वारा फिल की जाए, बट उसे एक पॉजिटिव बिहेवियर आपको कन्वे करना होता है जिससे उसे लगे कि सामने वाला एक क्या है, आपके ट्रस्टफुल पर्सन है। ए नर्स शुड बी एबल टू कन्वे टू द पेशेंट दैट शी मे नॉट अप्रूव एवरीथिंग व्हाट ही डज but he will not be judged or rejected because of his behavior। एक नर्स को ये कन्वे करना होता है कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी नीड है, वो सारी नीड्स नर्स के द्वारा अप्रूव्ड नहीं की जाएगी, बट पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि उसे नर्स रिजेक्ट कर रही है उसके इस बिहेवियर के कारण। दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट और मोस्ट प्रिंसिपल है वो है पेशेंट इज एग्जैक्टली एज ही इज। जैसे कि जैसे है पेशेंट को आपको वैसे के वैसे ही एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट मीन्स क्या है? एक्सेप्ट मीन्स है कि उसकी सारी बातें आपको नहीं माननी है, लेकिन उसको एक पॉजिटिव बिहेवियर कन्वे करना है। ठीक है, इसमें
एक्सेप्टेंस आप जो पेशेंट को शो करोगे, जैसे मान लीजिए आपको किसी पेशेंट को शो करना है कि हाँ हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है जैसे उसका बिहेवियर है, तो एक्सेप्टेंस किस किस तरीके से किया जा सकता है, इस प्रिंसिपल में क्या क्या है। एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वे, आप किस किस तरीके से उसके आपके एक्सेप्टेंस को शो कर सकते हैं। फर्स्ट वन, बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन पिनिटिव। नॉन जजमेंटल माने कि आप उसको जज नहीं कर सकते, और सेकंड वन नॉन पिनिटिव मीन्स आप उसको पनिश नहीं कर सकते। पिनिटिव मीन्स दंडात्मक, यानी कि पनिश नहीं करना। तो आप उसे बीइंग नॉन जजमेंटल रहिए और नॉन पिनिटिव तरीके से रहिए, तो ये आपका एक्सेप्टेंस शो करने का फर्स्ट वे होगा। इसमें आपने द पेशेंट बिहेवियर इज नॉट जज्ड एज राइट और रॉन्ग, कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, गुड और बैड। पेशेंट इज नॉट पनिश्ड फॉर हिज अनडिजायरेबल बिहेवियर। अगर आपकी जैसे कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने पेशेंट को कहा कि यहाँ बैठ के खाना खा लो, बट उसने क्या किया, वो चीज़ नहीं करी। वो चीज़ क्यों नहीं की? क्योंकि उसका बिहेवियर सही नहीं है। तो आप उसको पनिश्ड नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, आप उसको सिर्फ समझा सकते हो, बट आप वो जैसा भी बिहेवियर करेगा उसको आपको हर एक तरीके से एक्सेप्ट करना है। ऑल डायरेक्शन एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड। ऑल डायरेक्शन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पनिशमेंट। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पनिशमेंट कैसे हो सकता है? जैसे कि उसको और पेशेंट्स से आइसोलेट रखना, उस पेशेंट से कम बात करना। तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पनिशमेंट के जो तरीके होते हैं ये आपको अवॉइड करने हैं। ए नर्स हु शो एक्सेप्टेंस डज नॉट रिजेक्ट द पेशेंट इवन व्हेन ही बिहेव कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशंस। आपको हर एक कंडीशन में उसको एक्सेप्टेंस का बिहेवियर शो करना है, जबकि वो क्या नहीं करे, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको कंप्लीट नहीं करें, उस कंडीशन में भी आपको उस पेशेंट को एक्सेप्ट करना है। ये आपका फर्स्ट तरीका हुआ किसका? एक्सेप्टेंस शो करने का। ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ रहे हो, पेशेंट एग्जैक्टली एज ही इज में फर्स्ट वन, बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन पिनिटिव। सेकेंड पॉइंट, पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज का सेकेंड पॉइंट, बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। आप सिंसियरली इंटरेस्टेड रहें पेशेंट में। पेशेंट को ऐसा बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, मीन्स उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपको ये शो नहीं करना है कि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो सेकंड वे है एक्सेप्ट करने का पेशेंट का, बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट। बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अनदर इंडिविजुअल मीन्स कंसिडरिंग द अदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंसियरली इंटरेस्टेड। आप उस पेशेंट में हैं, इस चीज़ को आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? स्टडी पेशेंट बिहेवियर पैटर्न। आप उसके पेशेंट का बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करें अच्छे से। अलाउ हिम टू मेक हिज ओन चॉइस एंड डिसीजन एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सकता हो उसको अपनी खुद की चॉइस और खुद के डिसीजन लेने के लिए अलाउ करें, ठीक है। उसके अलावा बीइंग अवेयर ऑफ हिज लाइक एंड डिसलाइक्स, ठीक है। आप अवेयर रहें कि उसको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी नहीं है। बीइंग हॉनेस्ट विथ हिम। बीइंग हॉनेस्ट विथ हिम का क्या मतलब है? आप उसके लिए हॉनेस्ट रहें, ईमानदार रहें, उसकी बातें किसी को शेयर नहीं करें। टेकिंग टाइम एंड एनर्जी टू लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। आपको टाइम और एनर्जी लगाना है उसको सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है। बहुत से टाइम ऐसा होगा जब मेंटली इल पेशेंट की जो बातें होती है वो यूज़फुल नहीं रहती है, बट यूज़फुल नहीं रहती है इसलिए आप उसकी बातों को नहीं सुन रहे हो। इससे वो क्या शो होता है कि आपने पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है। और अवॉइडिंग सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड इशू। कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो उसको सेंसिटिव होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका मेंटली इल पेशेंट है, वो मेंटल इलनेस का कारण अगर रेप है, तो रेप विक्टिम के पास में क्या है, ऐसे टॉपिक्स को जो जैसे रेप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या उसके टॉपिक्स हों उसको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हुआ। उसके बाद में थर्ड वे टू एक्सेप्ट द पेशेंट। तीसरा तरीका क्या है जिसमें एक्सेप्टेंस आप पेशेंट को शो कर सकते हो? रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग विच पेशेंट में एक्सप्रेस।
recognizing and reflecting. That means when patient talk, it is not the content that is important to note, but the feeling behind the conversion which has to be recognized and reflected. आपको जो उसके वर्ड्स हैं उनके वर्ड्स के बोलने के तरीके पर नहीं जाना है, बट वो फीलिंग को, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, उस फीलिंग को आपको समझना है, रिकॉग्नाइज करना है और रिफ्लेक्ट करना है. नेक्स्ट वन, टॉकिंग विथ ए पर्पस. The nurse conversation with a patient must revolve around his need, wants and interest. Indirect approach like reflection, open-ended questions, focusing on a point, presenting reality are more effective when the problem are not obvious. जब उसको अगर कोई दिक्कत नहीं हो मेजर, तो उसको एक पर्पज़ के साथ बात करें. उसको पर्पज़ से मीन्स है कि नर्स के बाद पर्पज़ होना चाहिए. जैसे किसी चीज़ को अगर आप जानना चाहते हो तो उसमें रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए. ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें यस और नो के आंसर नहीं हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए. उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो या किसी की जगह वाई व्हाट, तो उससे अगर आप क्वेश्चन रेज करोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे, तो वो क्या करेगा, फुल एक्सप्लेनेशन आपको देगा. ठीक है. नेक्स्ट जो वे है एक्सेप्टेंस का, वो है लिसनिंग. लिसनिंग आपने पहले भी देखा है, इज एन एक्टिव प्रोसेस. द नर्स शुड टेक टाइम एंड एनर्जी टू लिसन टू व्हाट द पेशेंट इज सेइंग. ही मस्ट बी ए सिंपैथी लिसनर एंड शो जेन्यून इंटरेस्ट. आपको जेन्यून इंटरेस्ट आपको उसमें दिखाना है और उसकी बातें ध्यान से आपको सुननी है. और लास्ट वन, परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग. आपको उस पेशेंट को परमिट करना है जो स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स हैं उनको वो शो कर सके. जैसे स्ट्रांग फीलिंग्स, कुछ स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं जो पेशेंट सबको नहीं बताते हैं, तो उन स्ट्रांग इमोशंस को वो आपके सामने शो कर सके. नेक्स्ट वन, फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली ही इज. ठीक है. सेकेंड प्रिंसिपल आता है, यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज a therapeutic tool. Use self understanding as a therapeutic tool. आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को, सेल्फ कॉन्सेप्ट को, आपको पर्सन की फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना है, उसके रिस्पॉन्स को, उसके एटीट्यूड को आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से समझना है और उसके बाद में उसको थेराप्यूटिक टूल के रूप में यूज़ में लेना है कि इस पेशेंट को इस तरीके का एटीट्यूड इसका रहता है, इसकी ये इस तरीके की फीलिंग पेशेंट की रहती है और इस तरीके का रिस्पॉन्स ये पेशेंट हमेशा देता है. तो इसमें लिखा है, साइकेट्रिक नर्स शुड हैव ए रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड should be able to recognize one's own feeling, attitude and responses. Her ability to be aware and to accept her own strength and limitations should help her to see the strength and limitations in other people too. मतलब जो साइकेट्रिक नर्स है वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को पहचानेगी और शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओन फीलिंग, recognize one's own feeling, attitude and responses. Her ability to be aware and to accept her own strength and limitations should help her to see the strength and limitations in other people. इसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से मीन्स है कि अगर नर्स को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी लिमिटेशंस यानी कि अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का अगर वो पता रहता है तो वो सामने वाले के बारे में भी पता लगा सकती है. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हेल्प हर टू बी assertive in life situation without being aggressive and feeling guilty. जब आप में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रहती है तो आप बिना किसी एग्रेसिवनेस के यानी बिना किसी एंगरनेस के और बिना किसी गिल्ट के हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और थेराप्यूटिक टूल के रूप में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को यूज़ ले सकते हैं. ठीक है. थर्ड प्रिंसिपल जो है, कंसिस्टेंसी इज यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी. It means here is security. Consistency is used to contribute to patient security means सामंजस्य. आप उससे जो पेशेंट की सिक्योरिटी है, मतलब पेशेंट को जो सुरक्षा फील होती है वो किससे हो सकती है, सामंजस्य बना के. This means that there should be consistency in the attitude of the staff
ward routine and in defining the limitations placed on the patient। क्या है, आप जैसे सारे स्टाफ के बीच में, वार्ड रूटीन के बीच में, इन सब के बीच में अगर आप सामंजस्य बना के रखोगे तो इससे पेशेंट को अच्छा लगेगा और डिफाइनिंग द लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है रीएश्योरेंस शुड बी गिवन इन एन एक्सेप्टेबल मैनर। रीएश्योरेंस से क्या है, मतलब आपको रीएश्योर करना है, मतलब आश्वासन अगर आपको पेशेंट को देना है तो रीएश्योरेंस इस तरीके से देना है कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, रीएश्योरेंस शुड बी गिवन इन एक्सेप्टेबल मैनर। रीएश्योरेंस इज बिल्डिंग patient confidence. To give reassurance, the nurse need to understand and analyze the situation. क्या नीड रहेगी, नर्स नीड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिचुएशन एज टू हाउ इट अपीयर्स टू द पेशेंट। False reassurance can also reflect a lack of interest and understanding on the part of the nurse to with the patient life situation। अगर आप उसको आश्वासन दे रहे हो, रीएश्योर कर रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, तो उसको क्या है, एक ट्रुथ तरीके से देना चाहिए। फॉल्स रीएश्योरेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि फॉल्स रीएश्योरेंस जब भी आप प्रोवाइड करवाते हैं, जब भी आप उसको फॉल्स रीएश्योरेंस देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, क्या दर्शाता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट आप में पेशेंट के अंदर है और आप सिंपैथी नहीं है आपके अंदर पेशेंट के लिए, और उसकी लाइफ की सिचुएशन के लिए भी आपके माइंड में और आपके दिल में सिंपैथी नहीं है। इसलिए उसको रीएश्योरेंस जो देना है वो एक्सेप्टेबल मैनर में देना है। नेक्स्ट, पेशेंट बिहेवियर इज चेंज्ड थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रेशनल इंटरप्रिटेशन। उसके बिहेवियर में जो भी आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो चेंजेस इमोशनल एक्सपीरियंस से लेकर आए, ना कि रेशनल इंटरप्रिटेशन से। जैसे कि मेजर फोकस इन साइकेट्रिक इज ऑन फीलिंग एंड नॉट ऑन द इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट। एडवाइजिंग और रेशनलाइजिंग with patient is not effective in changing behavior. Role play and social drama a few corrective emotional experience to a patient and facilitate insight into his own behavior। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, उसको पर्टिकुलर पर्सन के बारे में प्रॉब्लम है या फिर सोशल कोई प्रॉब्लम है, सोसाइटी में कोई दिक्कत है, तो सोशल ड्रामा करके, रोल प्ले करके, उस तरीके से आप उसके इमोशनल एक्सपीरियंस देकर उसको शो करके सामने, और आप फिर उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। जबकि उसको ना तो आपको स्पेशली बार बार एडवाइस करना है, ना रेशनलाइजिंग करना है, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं रहता है चेंजिंग बिहेवियर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंजाइटी, इट शुड बी अवॉइडेड। इट शुड बी अवॉइडेड। अननेसेसरी जो आप इंक्रीज करते हैं पेशेंट की एंजाइटी को, वो आपको अवॉइड करना है। वो कैसे, जैसे कि आप शोइंग नर्स एंड एंजाइटी, आप अपनी पेशेंट, आप जो भी आपके पास मेंटली इल पेशेंट है उसको अगर आप अपने आप की एंजाइटी शो करते हैं तो आपकी खुद की एंजाइटी शो होने से भी पर्सन में क्या होता है, इसकी पेशेंट की अननेसेसरी पेशेंट की क्या होता है, एंजाइटी इंक्रीज होती है। ठीक है, सेकेंड वन, शोइंग अटेंशन टू द पेशेंट डेफिशिएंट मेकिंग द पेशेंट फेस रिपीटेड फेलियर। मीन्स जैसे कि मान लीजिए पेशेंट कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो अगर पेशेंट के किसी भी वर्क में, किसी भी चीज़ को शो करने में या किसी भी एक्टिविटी में अगर वो डेफिशिएंट रह जाता है, मतलब अच्छी तरीके से उस वर्क को नहीं कर पाता है, तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, अगर उसके फेलियर को आपके फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं, जैसे अगर आप पेशेंट को जब भी वो वर्कआउट कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जब आप फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे शो करें जिससे ये लगे कि पेशेंट को ऐसा लगे कि नहीं ये एक्टिविटी मैंने सही नहीं की है, तो आपके रिपीटेटेड जो फेस के जो फेलियर हैं वो आपको शो नहीं करने हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पेशेंट की एंजाइटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्लेसिंग डिमांड ऑन पेशेंट विच ही ऑब्वियसली कैन नॉट मीट। आप पेशेंट के सामने ऐसी डिमांड बार बार मत रखिए जिसको वो नहीं गेन कर सकता हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप उसको नहीं करिए, ऐसी चीज़ें आप उससे मत करवाइए जो कि वो नहीं कर पाता है, जिससे उससे क्या, अगर कोई चीज़ है या कोई टास्क है जो आपने टास्क उस पेशेंट को दिया, अगर वो टास्क उस कंप्लीट नहीं कर पाता है तो आप उसको अगर बार बार वही टास्क देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसमें एंजाइटी प्रोड्यूस करेगा।
नेक्स्ट वन, पासिंग शार्प कमेंट ऑन द टू द पेशेंट। अगर कोई भी शार्प कमेंट अगर आप करते हो, जैसे कि कोई एक्टिविटी नहीं कर पाने के कारण आपने उसको कुछ कह दिया, आइसोलेट कर दिया, बात नहीं करी, या कोई वैसी चीज़ कह दी तुमसे ये नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ें जो कमेंट करते हैं, ये शार्प कमेंट करने से भी पेशेंट में एंजाइटी इंक्रीज होती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। आप उसके बिहेवियर को समझने के लिए उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जेक्टिविटी इज एन एबिलिटी टू इवैल्यूएट एग्जैक्टली व्हाट द पेशेंट वांट टू से एंड नॉट मिक्स अप वंस ऑन फीलिंग, ओपिनियन और जजमेंट। आपको अपनी खुद की फीलिंग, ओपिनियन और जजमेंट उसमें मिक्स नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को एग्जैक्टली इवैल्यूएट करना है कि पेशेंट क्या कहना चाहता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। टू बी ऑब्जेक्टिव, द नर्स शुड इंक्लूड इन इंट्रोस्पेक्शन एंड मेक श्योर दैट हर ओन इमोशनल नीड्स डू नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द पेशेंट नीड। तो उसकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड से उस नर्स को क्या करना है, उसकी ज़रूरत के बारे में और उसकी इमोशनल नीड्स के बारे में जानना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आपको क्या करना है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है वो पेशेंट के साथ मेंटेन रखने हैं। वो कैसे? Professional relationship focus upon the personal and emotional needs of the patient and not on nurse's needs. To maintain professional relationship, the nurse should have a realistic self-concept and should be able to sympathy and understand the feeling of the patient and the meaning of his behavior. मतलब उसको प्रोफेशनल रिलेशनशिप नर्स रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट से एंड शुड बी एबल टू एम्पैथाइज एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ पेशेंट एंड मीनिंग ऑफ बिहेवियर। उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट से, नर्स क्या है, अपने खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट से पर्सन के बिहेवियर को समझती है, अंडरस्टैंड करती है उसकी फीलिंग के बारे में, और फिर उसके बिहेवियर से क्या होता है, वो अपने थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। नेक्स्ट वन, अवॉइडिंग फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल है। ये बहुत नेसेसरी है कि आपका फिजिकल और वर्बल फोर्स अगर आप किसी भी मेंटल इल पेशेंट को अप्लाई कर रहे हो किसी बिहेवियर में या किसी भी चीज़ में चेंज करने के लिए, तो वो आपको अवॉइड करना है। ऑल मेथड ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड इफ द नर्स इज एन एक्सपर्ट in predicting patient behavior. She can mostly prevent an onset of undesirable behavior. अगर कोई फर्स्ट थिंग तो क्या है कि आपको पनिशमेंट जैसी चीज़ें अवॉइड करनी है, फिजिकल और वर्बल फोर्स आपको अवॉइड करना है। और अगर कोई एक्सपर्ट नर्स है तो वो क्या है, पेशेंट के बिहेवियर को क्या करती है, पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है, पहले ही जान लेती है कि पेशेंट कैसा बिहेवियर इसके बाद करेगा। एंड शी कैन मोस्टली प्रिवेंट एंड ऑनसेट ऑफ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। और उस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को एक एक्सपीरियंस्ड नर्स क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल, nursing care is centered on the patient as a person and not on the control of the symptoms. आप जिस मेंटली इल पर्सन को केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो पेशेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। मीन्स आपको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवानी है, ना कि उसके सिम्टम्स को रिलीव पहले करवाना है। दैट मीन्स analysis and study of symptoms is necessary to reveal their meaning and their significance to the patient. To patients showing the same symptoms may be expressing टू डिफरेंट नीड्स। अगर मान लीजिए दो पेशेंट हैं और दोनों पेशेंट्स में सेम सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको दोनों ही पेशेंट्स को सेम टाइप की केयर प्रोवाइड करवानी होती है। आपको उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग नहीं, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करवानी होती है। 11th प्रिंसिपल्स, सेकेंड लास्ट, ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर एंड अदर रूटीन आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको जो भी पेशेंट आपको साइकेट्रिक में मिलेंगे, मेंटली इल रहेंगे, उनकी लेवल ऑफ एबिलिटी जो है वो अलग अलग रहती है, इक्वल नहीं रहती है। अटेंशन उनमें इक्वल नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो भी साइकेट्रिक पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग होना चाहिए। इसमें है द एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी गिवन टू ए पेशेंट डिपेंड ऑन हिज स्पैन ऑफ अटेंशन।
attention, level of anxiety and level of ability to decide. But explanation should never be withheld on the basis that psychiatric patients are not have any contact with reality or have no ability to understand. मतलब जो मेंटली इल पर्सन है उनकी लेवल ऑफ एंजाइटी भी अलग अलग होती है, उनकी लेवल ऑफ एबिलिटी भी अलग होती है और उनकी अटेंशन पावर भी अलग आती है. तो आप जो भी पेशेंट है जिसको आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं वो कैसे दें, अलग अलग तरीके से उसकी लेवल के अकॉर्डिंग दें. ये आपको नहीं सोचना है कि पेशेंट तो मेंटली इल है तो हमारी चीज़ें जो भी मैं इसको प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा ये इसको समझ में नहीं आएगी. ये चीज़ सोचकर आपको उसको ये चीज़ प्रोसीजर एक्सप्लेन नहीं करने हैं. लास्ट वन, मेनी प्रोसीजर आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन अनअल्टर्ड. मीन्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग फील्ड मेनी मेथड्स आर अडॉप्टेड to individual needs of the patient. Many methods are adapted to individual need of the patient, but the underlying nursing specific principle remain the same. Some nursing principles to be kept in mind are safety, comfort, privacy, maintaining therapeutic effectiveness, economy of time and energy and material. मीन्स कुछ कुछ चीज़ें तो चेंजेज हो सकती है बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो पेशेंट के लिए कभी भी चेंज नहीं हो सकते. जैसे कि पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट का कंफर्ट, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना, उसके थेरापेटिक इफेक्टिवनेस रखना, इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी और मटेरियल, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना. सो स्टूडेंट्स, आज आपने 12 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़े. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए. सो प्रिपेयर दिस क्लास. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.